नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार जैन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है वीरेंद्र पंकज जी। ये हमारे साथ अभी रेलवे में ही जॉब कर रहे हैं, JEE की पोस्ट पर। आज ये अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे कि यहाँ तक कैसे पहुँचे, इन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया हुआ है, कहाँ के ये रहने वाले हैं और इनकी इस जर्नी में इनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये इसके बारे में अपन को पूरा बताएंगे। तो हम जानते हैं इनसे सबसे पहले ये कहाँ के रहने वाले हैं और इन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से की है। तो वीरेंद्र पंकज जी, आप बताइए अपने बारे में। सबसे पहले तो मैं अनिल जी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने कुछ मौका दिया कुछ बोलने को। तो बेसिकली मैं रहने वाला झालावाड़ राजस्थान का ही हूँ और जो मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है वो LPU पंजाब से करी है, प्राइवेट कॉलेज है वो, मैकेनिकल इंजीनियर आपकी तरह ही। ओके, बीटेक की हुई है आपने? जी जी बिल्कुल। और उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी की है 4 साल, और उसी बीच में फिर मास्टर्स किया NIT भोपाल से। और उसके जस्ट बाद जब लगा कि काफ़ी समय टेक्निकल को दे दिया गया तो फिर नॉन टेक्निकल की तैयारी शुरू करी 2020 टेक्निकल में आपने किसकी तैयारी की शुरू में? हाँ, टेक्निकल में इंजीनियरिंग सर्विसेज की, इंजीनियरिंग सर्विस। UPSC इंजीनियरिंग सर्विस। हाँ, तो आप इसके बारे में बताएंगे, आप इसको छोड़ के नॉन टेक की तरफ क्यों आए? स्टार्टिंग में जब ग्रेजुएशन से निकले थे तो मेन प्राइम टारगेट यही था कि UPSC इंजीनियरिंग सर्विस को ही निकालना है। तो उस 4.5 साल के दौरान उस एग्ज़ाम में हमने कोई और दूसरे एग्ज़ाम नहीं दिए। कारण यह था कि फोकस एक ही रखा जाए। पर बात यह हुई कि जब स्टार्टिंग में 1 साल का जो हमने MEDEASY दिल्ली से कोचिंग करी, उसमें ऐसा रहा कि वो कोचिंग ने कोर्स कंप्लीट करा था, वो हमने नहीं करा था। क्यों, ऐसा क्या रहा? वो ऐसा इसलिए रहा कि सुबह से लेकर शाम तक केवल कोचिंग चल रही है और इतना थक जाने के बाद कौन इतनी तैयारी कर पाता है रूम जाने के बाद, फिर रात को सवेरे फिर क्लास करनी है। ओके, तो आप ये बताइए, आपने जो बीटेक कंप्लीट की वो कौन सी ईयर में कंप्लीट की थी? 2014। 2014। और आपकी जॉब कब लगी? 2023। तो इस बीच में आपने क्या किया? मतलब ये एक तरीके से 9 इयर्स का पीरियड हो गया। तो देखा जाए तो इस बीच में आपने कोई जॉब वगैरह की या फिर ओनली तैयारी ही करते रहे? नहीं, केवल तैयारी करता रहा। बीच में जॉब लगी भी थी पर वो कोई परमानेंट जॉब नहीं थी, जैसे एयर इंडिया में लगी है असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर। लेकिन तो आपने उसको ज्वाइन किया या नहीं किया? नहीं, उसको ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उसमें 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। सैलरी अच्छी थी पर वो बाद में जाके बेरोजगार होने से बढ़िया है कि अभी बेरोजगार रह लो। ओके, तो आपने जो टेक्निकल की तैयारी की वो कब तक की, उसके बाद नॉन टेक की तरफ कब आए, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। ये 2021 के एंड तक तैयारी करी टेक्निकल की। मतलब पूरा टेक्निकल में 2021 तक दिया आपने, फिर आपको क्या लगा कि मुझे अब नॉन टेक की तरफ जाना चाहिए? ये लास्ट एग्ज़ाम था मेरा RVNL JEN में, जब फाइनल DV से बाहर हुआ और RPSC IN फाइनल लिस्ट से जब बाहर हुआ, उसके दौरान फिर मैंने सोच लिया यार हमेशा कब तक बाहर ही होते रहेंगे, तो कहीं और कोशिश करते हैं, ट्राई करने में क्या चलो, ये हो आपका डिसीजन शायद हो सकता है कि किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि टेक्निकल में अब शायद अपना कुछ नहीं हो सकता, नॉन टेक की तरफ चले। तो वैसे आपको पता हो तो ये NTPC का जो फॉर्म था ये 2019 में निकल चुका था। तो आपने जब 19 में ये फॉर्म अप्लाई किया तब ऐसा कुछ सोचा था कि मैं इसी की तरफ तैयारी करूंगा या इसी में मुझे जानना है, क्योंकि आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे थे? ये तो बहुत रोचक कहानी है इसकी। तो ये फॉर्म तो मैं भरने ही नहीं वाला था। अच्छा, फिर क्या रहा? ये फॉर्म भरने ही नहीं वाला था। ये ऐसा रहा कि दोस्त लोग भर रहे थे, यार फॉर्म भर देते हैं, चलो भर दिया जाए। इतनी पोस्ट आई है कि तू पागल है कि फॉर्म नहीं भर रहा है। इसका मतलब आपको उन दोस्तों को भी धन्यवाद कहना चाहिए जिन्होंने आपको इसके लिए इंस्पायर किया। बिल्कुल, वो धन्यवाद के पात्र है मेरे सभी दोस्त। नहीं तो आज की डेट में मैं जॉब लेके बैठा हूँ, मैं जॉब होती ही नहीं। अच्छा, जॉब नहीं होती तो चलो आप अब ये थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, क्योंकि होता ऐसा है कि नॉर्मली अब जैसे आपने 2014 में आपकी बीटेक कंप्लीट हो गई थी, अब 9 इयर्स आपको विदाउट जॉब के आप घर पे थे। तो होता है कि पेरेंट्स को लगता है कि ये कब तक तैयारी करता रहेगा, आगे इसका क्या फ्यूचर है। तो घर वालों की तरफ से भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आई होगी या नहीं भी आई, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। इसको मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूँ 2 to 3 मिनट में। क्या होता है, 2014 से 2015 तक जब मैंने इंजीनियरिंग सर्विस का पहला साल दिया, उस दौरान मेरा प्री भी नहीं निकला क्योंकि खुद का कोर्स तो हुआ नहीं होता है। अब 2015 के बाद जब मैंने सेल्फ तैयारी करी, दिल्ली में ही था मैं उस दौरान, सेल्फ तैयारी करी मैंने बिना कोई कोचिंग के, जो नोट्स तैयार थे उसी से करा, तब जाके आउटपुट होना शुरू हुआ। और मेंस में मुझे फाइनल इंटरव्यू की कॉल के लिए 9 नंबर से रहा था। अब उसके बाद जो पैसे वाली बात है, वो मुझे खुद को लगने लगी कि कहीं ना कहीं अपन को अब सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। तो मुझे एक मास्टर्स से एक ऐसा रास्ता दिखा कि यार ऐसा रहेगा कि वहाँ पर हमको मंथली जो है 12,500 या 12,800 रुपया मिलता रहेगा। तो वो एक तरीके से ऐसा रहा। उन 2 साल के पीरियड में मैंने सेविंग भी कर ली और उन 2 साल में मुझे कहीं ना कहीं पैसों की ज़रूरत
घर से नहीं मांगनी पड़ी और मैं अपनी तैयारी जारी रखा वहाँ इसका पर। मतलब आपने मास्टर्स इसीलिए की ताकि पैसे आते रहें थोड़े बहुत। बस ठीक है, फिर उसके बाद का क्या सोर्स रहा इनकम का? उसके बाद सोर्स इनकम का नहीं रहा, फिर वो जितना पैसा था वो तो 6 महीने में ख़त्म हो गया सब। तो घर पे आने के बाद फिर ये विचार रहा कि कहीं प्राइवेट में पढ़ाने के लिए शुरू कर दिया जाए ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। अब इस चीज़ का डिस्कशन में मेरा हमेशा से रहा है कि फादर से कहीं ना कहीं एक हेल्दी डिस्कशन रहना चाहिए, और मेरा यही कहना है सभी से कि खुल के बात करो आप कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो मैंने अपने फादर से की ऐसी बात है तो मैं शुरू कर देता हूँ और साथ में तैयारी भी शुरू कर देता हूँ। तो फादर का यही दबाव रहा शुरू से कि कहीं ना कहीं इस चीज़ों को लेके अपना टाइम वेस्ट मत कर देना। नौकरी चाहे आपकी 26 में लगे या 30 में लगे, एक बार लगने के बाद कोई पूछता नहीं है, लेकिन अगर लगी नहीं ना। तो अभी आपकी किस एज में जॉब लगी है? ये फाइनली रिजल्ट 30 में आ गया था, लेकिन जो ज्वाइनिंग हुई वो 31 में हुई है। मतलब 31 की एज में आपने फाइनल जॉब आपको मिली है। तो उससे पहले आपके फादर ने आपको हमेशा प्रेरित ही किया है कि आप तैयारी ही कीजिए। मतलब मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है कि आप जॉब करो, पैसा कमा के लेके आओ, मैं इतना नहीं पढ़ा सकता। तो आपके फादर की तरफ से या आपके पेरेंट्स की तरफ से ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं, पेरेंट्स की तरफ से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। ये खुशकिस्मत हूँ मैं कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं रही। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो थोड़ा अगर ज़्यादा टाइम निकल जाता है तो बच्चे के ऊपर या अपने जो भी बेटा या बेटी होती है उनके ऊपर प्रेशर बनाने लग जाते हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। आज के दौर में सभी विद्यार्थी मेहनत कर ही रहे हैं, ज़्यादातर सभी कर रहे हैं, पर हो सकता है किसी का अभी सिलेक्शन हो रहा हो, किसी का थोड़ा समय बाद हो रहा हो, तो प्रेशर नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन जैसे आपने इतने टाइम से तैयारी की तो आदमी को खुद को अंदर से फील आ जाता है कि मैं इस लायक हूँ, गवर्नमेंट जॉब के लायक हूँ या नहीं हूँ। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मतलब उसको तैयारी जब पता चल गया कि मैं नहीं कर सकता, तो क्या उसको फिर भी करते रहना चाहिए या फिर ऐसा होता है कि नहीं अब बहुत है, मैं इससे आगे कुछ भी नहीं कर सकता? नहीं है, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो फिर उस चीज़ पे आगे हमको नहीं बढ़ना चाहिए। हमको प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं शुरुआत कर देनी चाहिए, नहीं तो बर्बाद हैं बस। तो इसका मतलब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्टअप रहा है। आप जब भी तैयारी करते थे तो आपको लगता था कि मैं हाँ कुछ कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, और इस चीज़ को मैं इस चीज़ से भी जोड़ना चाहूँगा कि शुरू से जिद्दीपन बहुत रहा है स्वभाव में। हाँ, तो जैसे कैसे? जिद्दीपन ये रहा है कि हर चीज़ को, जैसे स्पोर्ट्स हो गया है, शुरू से स्पोर्ट्स, जो मेरे फादर है उनका धन्यवाद कहूँगा मैं, उन्होंने स्पोर्ट्स में रखा मुझे शुरू से ही। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ में उलझाते रहे तो वहाँ मुझे दिखा कि यार अपन जिद्दीपन बहुत है, चाहे वो रनिंग को लेकर हो या किसी और पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को लेकर हो, हर चीज़ में जिद्दीपन रहा है। तो जिद्दीपन इतना रहा है कि बस ये चीज़ करनी है हासिल। तो वो हो सकता है कि 31 की एज में भी वो पढ़ाई के क्षेत्र में भी वही रहा। तो अच्छा, इसी जिद की वजह से शायद आज आप हमारे साथ हैं और ये रेलवे की जॉब कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये जिद्दीपन काम आया है मुझे। चलो अच्छी बात है, आप फाइनली जॉब लग गए, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि आप तो 31 में लगे हो जॉब, 25 की एज में आके, 26 की एज में आके जब जॉब नहीं लगती है बहुत परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो वो क्या है, अपनी ज़िंदगी से हार मान लेते हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, हार तो किसी भी उम्र में नहीं माननी चाहिए। हार का तो क्या ही है खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस तो रखना ही चाहिए। हार के क्या होगा, क्या कर पाएंगे हम? कुछ नहीं कर पाएंगे, हारने से तो क्या होगा। हाँ, ये जरूर मान सकता हूँ मैं कि इकोनॉमिकली तौर पर हो सकता है कोई इतना स्ट्रोंग ना हो, बिल्कुल हो सकता है वो। मैं ये नहीं कह रहा कि 9 साल तक बेरोजगारी रहो, 8 साल तक बेरोजगारी रहो, कहीं ना कहीं इनकम का सोर्स अपने पास होना चाहिए। आज के दौर में तो नहीं ली जा सकती। मतलब किसी के साथ अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो साथ में कुछ प्राइवेट जॉब करके या फिर टीचिंग 1-2 घंटा टीचिंग करके मतलब जो इनकम आ रही है उसके थ्रू वो अपना खर्चा चला सकता है और फिर साथ में तैयारी कर सकता है। वीरेंद्र जी ये कहना चाहते हैं। अब ये बताइए कि जैसे आप 31 में जॉब लगे तो शादी आपकी हो चुकी है या अब होगी? जी, मेरी शादी हो चुकी है 26 की एज में। अच्छा, 26 26 एंड हाफ। जी जी बिल्कुल। तो इसका मतलब जब आपकी शादी हुई तो आप बेरोजगार थे, जी तो कि वाइफ का क्या रोल रहा उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। हाँ बिल्कुल, पेरेंट्स के साथ साथ जो आपका हमसफ़र होता है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है इन चीज़ों में। बाकायदा उन्होंने, देखा जाए 4.5 साल जो ये बेरोजगारी के रहे, वो उनके लिए भी इतने आसान नहीं थे, पर उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बेरोजगार का इतना साथ दिया, और धन्यवाद के पात्र हैं वाकई में वो। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे लास्ट ये पूछना चाहता हूँ कि
आप कोई भी एक ऐसा संदेश जो अपने ये सभी दर्शक या स्टूडेंट्स जो आज देख रहे हैं, ताकि वो निराश न हो, आगे तैयारी करते रहें, कोई ऐसा आप बताना चाहते हो कि इस तरीके से तैयारी करें तो अपनी लाइफ में उनको सक्सेस मिलेगी, तो आप थोड़ा सा शेयर करेंगे? तैयारी का मूल मंत्र यही है कि हार नहीं मानना चाहिए। हो सकता है हम अपने तरीकों को चेंज कर दें, क्योंकि हम हो सकता है कि हमारे तरीके सही ना हो तैयारी के। फॉर एग्जांपल मैं टेक्निकल में था, कोई कमी नहीं छोड़ी, पर एक टाइम पर पता पड़ा कि यार हम में कहीं ना कहीं ऐसी कमी है जो हम उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो नॉन टेक्निकल क्षेत्र को पकड़ लिया, जबकि 5 साल उधर दे चुका था मैं, 5 से 6 साल। उसके बाद नॉन टेक्निकल क्षेत्र को पकड़ने के बाद मेरा तो यही कहना है कि नॉन टेक्निकल को जब पकड़ा तो सबसे पहली चीज़ ये करी कि फॉर एग्जांपल घर में आपको जैसे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आजकल लाइब्रेरी की अच्छी सुविधा है, लाइब्रेरी में जाओ, प्रॉपर टाइम शेड्यूल बिठाओ और पढ़ो। जब नींद आ रही है तो सो जाओ, जब पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो और कंप्लीट करो सारे फील्ड को, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वीरेंद्र जी ये कहना चाहते हैं कि ऐसा होता है कि देखा जाता है कि लोग पढ़े जा रहे हैं, मतलब अगर जैसे आपको नींद आ रही है तो आपको सो जाना चाहिए। आप अगर फ्रेश माइंड से पढ़ाई करोगे तो आपकी अच्छी पढ़ाई होगी। आप अगर ज़बरदस्ती पढ़ाई कर रहे हो तो उसको पढ़ाई करना नहीं कहते हैं, वीरेंद्र जी का ये कहना है। तो हमने वीरेंद्र जी के बारे में जान लिया है और आपको हम बताते हैं हम अभी कहाँ बैठे हुए हैं। अभी हम हैं JRTI उदयपुर, जो कि बहुत ही आपको सुंदर नज़ारा दिख रहा होगा, उसके ग्राउंड में हम बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग चल रही है। तो आपसे अब इतना सा ही कह के, अगर आपको कुछ कमेंट्स करना है वीरेंद्र जी के बारे में और कुछ जानना है, या आपको इसमें कुछ लग रहा है कि हमें इसके बारे में बताइए, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।